बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 107 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बेटे नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और देन उसके बाद थ्योरम्स हैं। और आपको पता है बेटा चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपने हर हाल में बेटा इनको रेडी करना है, प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड के पेपर में ये दोनों थ्योरम बार बार आ चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन थ्योरम का 8 मार्क्स का बेटे होता है, तो 8 मार्क्स गेन करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी तवज्जो दें और इसको अच्छे तरीके से समझकर इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और थ्योरम क्या है। आज हम कोशिश करते हैं कि इसका कुछ जो है वो हिस्सा कवर किया जाए और थ्योरम भी कंप्लीट किया जाए। जी बेटे, हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, डिफाइन सेंट्रल एंगल, ड्रा इट्स फिगर। ये बेटा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे आपने इसको बेटा अटैम्प्ट करना है। अब देखें कि सेंट्रल एंगल जो है, जैसा कि बेटा उसके नेम से ये जाहिर हो रहा है कि सेंट्रल एंगल सेंटर पर एंगल होगा। इसमें दो चीज़ें बेटा होती हैं, आपने बतानी होती हैं। नंबर 1 कि ये एंगल बनाएगा कौन, नंबर 2 ये एंगल बनेगा कहाँ पर। तो सेंट्रल एंगल है, बनेगा तो सेंटर पर, लेकिन बनाएगा कौन, आर्क बनाएगी। तो इससे हम कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो ये आपने बेटा डायग्राम बनानी है, सर्कल ड्रा कर लें और इसको एक आर्क को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास ए भी एक सर्कल की आर्क है। अब इस आर्क के दोनों एंड्स को आपने सर्कल के सेंटर पे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से बेटा सर्कल के सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा ए ओ बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल होगा। तो यही आपने बेटा बताना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। इन द फिगर ड्रा कर लेंगे। जो एंगल है ए ओ बी इस क्या है, सेंट्रल एंगल। जी बेटा, तो सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन सर्कम एंगल, ड्रा इट्स फिगर। जी बेटा, सेकंड इसमें जो डेफिनेशन है वो सर्कम एंगल की है। और सर्कम एंगल अपने नाम पे जरा बेटा गौर करें। तो सर्कम एंगल जो है, जिस तरह से सेंट्रल एंगल था आर्क ने बनाया था और सेंटर पे बना था, तो इसी तरह से सर्कम एंगल भी बेटा बनाती आर्क ही है, लेकिन बनता कहाँ पर है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो से हमारे पास ये बेटा एक आर्क है ए बी और इसके दोनों एंड को आपने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन कर देना है। सेंट्रल एंगल में सेंटर पे ज्वाइन करते थे और सर्कम एंगल में आपने बेटा इसको सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ए सी बी एक एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं ये सर्कम एंगल है। बनाया किसने है, आर्क ने। बना कहाँ पर है, एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल या एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये बेटा इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कम एंगल। ठीक है बेटा, साथ आपने ये डायग्राम बना देनी है। उसके बाद आपने ये बताना है इन द फिगर एंगल ए सी बी इज सेंट्रल एंगल। ठीक है बेटा, तो जिस तरह से सेंट्रल एंगल को हमने डिफाइन किया, जो सेंट्रल एंगल है सेंटर पे बनता है और सर्कम एंगल सर्कमफ्रेंस पे बेटा बनता है। ठीक है, आई होप आपको इस डेफिनेशन की भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। अब इसमें हमने ये किया है कि दोनों को ही, ये आगे बेटा कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है,
जो आगे हम बेटा थ्योरम के अंदर भी यूज़ करेंगे और इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेटा बेस कर रहा होता है। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास एक ए बी आर्क है और ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। जब हम सेंट्रल एंगल ए ओ बी और सर्कम एंगल ए सी बी एक ही सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो ये बेटा शेप इस तरह से इसकी बनती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे थ्योरम नंबर 1 अभी हम प्रूव करेंगे, उसमें भी बेटा ये शेप आपको नजर आएगी। तो इसमें सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल एक ही डायग्राम में जब ड्रॉ करेंगे तो ये शेप आपके सामने आ जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल, और जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल के मुकाबले में हमेशा डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ कह लें कि ये हमारे पास बेटा है 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल इसका डबल करेंगे तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये इसका डबल किया तो 80 डिग्री बेटा होगा। ठीक है, यानी सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल के मुकाबले में डबल होता है। अब आइए इसको देखते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास जो सर्कम एंगल है वो 50 डिग्री है, तो फिर इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, 50 का डबल किया तो कितना आ गया 100, तो 100 उसके मुकाबले में डबल होगा। इसी तरह से फर्ज करें कि ये हमारे पास सर्कम एंगल 60 डिग्री बनता है, तो फिर सेंट्रल एंगल कितना होगा, इसका डबल कर देंगे तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो ये बेसिक बेटे कंसेप्ट है कि सेंट्रल एंगल जो होता है जो कि एक ही आर्क ने बनाया हुआ। अब देखिए यहाँ पर दोनों एंगल हैं वो एक ही आर्क ने बनाए हुए हैं, यानी आर्क हमारे पास एक ही है ए बी, और इस ए बी आर्क ने बनाया हुआ है सेंट्रल एंगल और इसी आर्क ने बनाया हुआ है सर्कम एंगल। जब एक ही आर्क के सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का रिलेशन हम देखते हैं तो सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल के मुकाबले में बेटे क्या होता है, ऑलवेज डबल होता है। तो आइए अब इसको हम थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। आई होप आपको इस कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी। जी बेटे थ्योरम नंबर है 1। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम है द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। जी बेटा सबसे पहले आपने देखना है कि जब आपको पेपर में बेटा थ्योरम आता है तो ये जस्ट स्टेटमेंट ही लिखी होती है, बाकी चीज़ें आपने खुद ड्रॉ करनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने बेटा जी ये देखना है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट में इज है और इससे पहले हमारे पास क्या है, गिवन है, और उसके बाद हमारे पास टू प्रूव है। इसमें देखिए द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल, मीन एक सेंट्रल एंगल है, किसका है, ऑफ अ माइनर आर्क, एक आर्क है ऑफ सर्कल की, इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडर बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, और इसमें एक हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है दैट ऑफ द एंगल, इस एंगल का मतलब है सर्कम एंगल। ठीक है बेटा, तो दैट ऑफ द एंगल मीन यानी उसी आर्क का सेंट्रल एंगल और उसी आर्क का सर्कम एंगल। आइए सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और उस सर्कल का जब आपने ड्रॉ कर लिया तो ड्रॉ करने के बाद आपने इसमें एक आर्क ले लेनी है आपने। ठीक है जी, अब आइए इसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट आप ले लेते हैं। ये हमारे पास है पॉइंट, आप इसे ए कह लें, और बिल्कुल इसके सामने ही आपने बेटे पॉइंट एक ले लेना है, सी आपने पॉइंट ले लिया है। ठीक है जी, तो अब आपने ये करना है, और बिल्कुल ये सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर के बिल्कुल ऊपर आपने इसका एक पॉइंट ले लेना है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी, अब आपने बेटा ये करना है कि स्केल लेकर आपने इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। अगर स्केल है तो स्केल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डी है तो डी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आपने इस आर्क ए सी के दोनों एंड को सर्कल के सेंटर पे मिलाना है ताकि हम सेंट्रल एंगल बना सकें, और जब दोनों एंड को आप सर्कल के सेंटर पे ज्वाइन करोगे लाइक दिस, तो ये हमारे पास बेटा जी ए ओ सी क्या बन जाएगा, ए ओ सी सेंट्रल एंगल बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी सर्कल के अंदर इन द सेम सर्कल आपने सर्कम एंगल ड्रॉ करना है, और सर्कम एंगल आपको बताया था मैंने अभी कि अगर आप आर्क के दोनों एंड्स को सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन कर देंगे तो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, वो सर्कम एंगल बन जाएगा। तो अब आपने आर्क के एसी के दोनों एंड्स को सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट बी के ऊपर आपने इस तरह से
ज्वाइन कर देना है। ठीक है बेटा, जब आप इस तरह से ज्वाइन कर चुके तो ये हमारे पास AOC क्या आ जाएगा हमारे पास सेंट्रल एंगल, और ABC हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा सर्कम एंगल। ठीक है जी, तो आइए अब हम इसको लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका लेकर आएंगे गिवन जी। गिवन में आप लिखेंगे AC इज एन आर्क, AC is an arc of a circle with center at O। यानी ऐसे एक सर्कल की आर्क है AC जिसका सेंटर क्या है, O है। अब उसके बाद आपने बेटा बताना है वेयर एज ये जो एंगल है AOC, वेयर एज एंगल AOC इज a central angle, सेंट्रल एंगल है, एंड एंगल ABC, ये ABC हमारे पास क्या है, एंगल ABC is a circum angle। ये सर्कम एंगल है। ठीक है बेटे, अब उसके बाद हमने ये बताना है, जब ये गिवन आपने लिख लिया तो गिवन में ये बेटा 3 पॉइंट आपके पास आएंगे। नंबर 1 आपने बताना है कि ये आर्क एक AC है, और दूसरा आपने बताना है कि सेंट्रल एंगल है, और एक आपने बताना है कि इसके अंदर क्या है, सर्कम एंगल है। ठीक है बेटा, अब आइए उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास टू प्रूव क्या होगा। इसका टू प्रूफ मीन जो हमने रिजल्ट लेकर आना है वो ये रिज़ल्ट है। मैं आप ये अक्सर बच्चों को बेटा ये कहता हूँ, आप इसको शॉर्टकट करके पढ़ा करें तो ये आपको फ़ौरन इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, सेंट्रल एंगल इज़ डबल ऑफ दैट एंगल। अब यहाँ पे दैट एंगल का मतलब है सर्कम एंगल। ठीक है, द सेंट्रल एंगल इज़ डबल ऑफ दैट एंगल मीन सर्कम एंगल। ठीक है, तो इन शॉर्ट बेटा ये भी हम बच्चों को बताते हैं। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ज़रा शॉर्ट करके लिखूं तो ये हमारे पास बनेगा सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सर्कम एंगल। तो ये सर्कम एंगल का डबल होगा। अब देखिए इसमें सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल आप देखिए फिगर के मुताबिक कौन है बेटा, AOC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल AOC इज मीन इज इक्वल टू डबल मीन 2 टाइम्स किसका है, ऑफ सर्कम एंगल। तो यहाँ पे सर्कम एंगल कौन सा है, ABC। तो ये हमारे पास आ जाएगा ABC आ जाएगा। तो ये बनता है जी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ सर्कम एंगल। ठीक है बेटा, अब यही हमारा टू प्रूव है, ये उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए, वो जो आपको शॉर्टकट बताया मैंने कि आपको ये देखने के लिए, ये याद रखने के लिए कि किस तरह से आप इसको लिख पाएंगे। तो सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कौन है, मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ABC। और ये हमारा पास बेटा टू प्रूव है, ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन आपको बेटे पता है कि वो एडिशन होती है थ्योरम में, फिगर में, जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है जी, इसमें आपने सिंपल ये करना है कि पॉइंट B को O से ज्वाइन करना है और देन इसको प्रोड्यूस कर देना है टू मीट द सर्कल एट पॉइंट D। जी बेटे, अब आप B को ज्वाइन कर देंगे
चलिए मैं रेड लाइन से मिला देता हूँ, आप डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं, वैसे भी बेटा मिला सकते हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, और जिस पॉइंट पे जाके इसने मीट किया और वो पॉइंट है हमारे पास डी। ठीक है बेटे। अब उसके बाद आपने ये करना है कि इन एंगल्स के नाम लिख देने हैं। यहाँ पे ये बेटा हमारे पास डिफरेंट एंगल आ रहे हैं और ये हमारे पास एंगल आ रहे हैं। आप इसमें लिख सकते हैं ये एंगल 1 है और ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 2, और इसको आप लिखेंगे एंगल 3, ये एंगल आ जाएगा 4, ये एंगल आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा एंगल 6। ये बेटा इनके नाम इस तरह से लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। दोबारा सुन लें, ये आपको याद रखने में इसमें बेटा हेल्प होगी कि जो नाम लिखे गए हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इस तरह से लिखा है कि 1 2 3 4 5 6। इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी एंगल बेटा ऑड पोजीशन वाले वो लेफ्ट साइड पर आ गए, और जो इवन पोजीशन वाले हैं मसलन 2 है 4 है 6 है वो राइट साइड पर आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये एंगल के नाम लिखने में और याद रखने में आपको आसानी होगी। जी बेटा, अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बी को ओ से ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया है। कितना प्रोड्यूस किया, टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी। जी अब हम इसको लिखेंगे ज्वाइन बी टू ओ, ओ क्या है सेंटर, एंड प्रोड्यूस इट to meet the circle at point D। उसके बाद write the angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6 as shown इन फिगर। जिस तरह से ये फिगर में दिखाया गया है उस तरह से आपने एंगल्स के नेम लिख लेने हैं। ठीक है बेटा। अभी तक हम इसके थ्योरम के बेटा जो बेसिक जो पार्ट्स इसके लिख चुके हैं, मसलन स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम होता है जो तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको बेटा लिखा लिखा मिलेगा। उसके बाद आपने गिवन लिखना है। गिवन में बेसिकली मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स हैं। एक आपने बताना है आर्क है, AC आर्क है यहाँ पे उस सर्कल के जिसका सेंटर O है। दूसरा यहाँ पे आपने बताना है AOC सेंट्रल एंगल है। फिर आपने बताना है कि ABC सर्कम एंगल है। ठीक है बेटा। तो ये गिवन के अंदर आ जाएंगे 3 पॉइंट। उसके बाद हमने लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है, सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। सेंट्रल एंगल है AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ सर्कम एंगल ABC आप लिख लेंगे। अब उसके बाद आपकी बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा आपने पॉइंट बी को ओ से ज्वाइन करना है, देन इसे प्रोड्यूस कर देना टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी। ज्वाइन करने के बाद इस तरह से आपके पास 6 एंगल्स बन जाएंगे। उनके नाम आपने रख लेने हैं, एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन तक बेटा हम थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक बेटे आपको समझ आ चुकी होगी। अब आइए देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। जी बेटे, प्रूफ में आपको पता है 2 कॉलम्स बेटा हम बनाते हैं, स्टेटमेंट्स का और रीजंस का। अब आइए अब देखते हैं बेटे, हमने स्टार लेना है कि ये जो हमारे पास बेटा OA है ये सर्कल का रेडियल सेगमेंट है। इसी तरह से OB भी बेटा सर्कल का रेडियल सेगमेंट है। और हमें पता है कि एक ही सर्कल के रेडियल सेगमेंट क्या होते हैं, मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। अब ये AO जो B है या BOA हमारे पास बेटे एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल में इस तरह से ये 2 साइड की लेंथ बेटे इक्वल हो जाती है। तो जब ये 2 साइड की लेंथ हमारे पास इक्वल होगी, ये 2 साइड की लेंथ इक्वल होगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड लेंथ में इक्वल होती हैं। और कंसेप्ट ये है कि किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास AO जो B है ये AOB ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है। अब OA के ऑपोजिट एंगल आ रहा है 3 और OB के बेटे ऑपोजिट आ रहा है एंगल 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है।
तो यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है एज मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। और इसके इक्वल होने की रीज़न क्या है? वो बेटा इसके इक्वल होने की रीज़न ये है कि ये एंगल्स हैं अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल कौन है? आप इसको लिखेंगे एंगल्स opposite to the equal sides in triangle OAB। OAB ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो दैट्स वाई हमने इनको इक्वल लिख लिया, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं इसलिए उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हमने लिखना है राइट साइड पर आप आ जाएंगे। राइट साइड में ओ बी रेडियल सेगमेंट है और ओ सी भी रेडियल सेगमेंट है। इस तरह से ओ सी और ओ बी की लेंथ भी आपस में इक्वल है। अब ये जो हमारे पास बेटा ओ बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें भी टू साइड की लेंथ इक्वल है, और टू साइड की जब लेंथ इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब ओ सी के ऑपोजिट एंगल आ रहा है 4 और ओ बी के ऑपोजिट एंगल आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 2। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? इसकी रीज़न भी बेटा बिल्कुल वैसे ही है। आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू द equal sides in triangle OBC। OAB लिखा, OCB लिख लें, OCB या किसी भी ऑर्डर में इसे लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, OAB लिखा था, OCB, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हम प्रूफ के अंदर 2 लाइंस बड़े इजीली लिख जाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा। तो आइए आप इन 2 लाइंस की आपको समझ आगे होगी। जी बेटा, अब आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जब आपने बेटा बी को ओ से ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस किया, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बनता है। एक्सटर्नल एंगल कैसे बनता है? अब आप इसको यूँ समझ सकते हैं बेटा। ये हमारे पास ए था, ये बी था और ये सेंटर था, और यहाँ तक फिगर बनी हुई थी। जब आपने बी को ओ से ज्वाइन किया तो ये एक बन गई थी ट्राइंगल। ठीक है बेटा। जब आप इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, तो जब आप ट्राइंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस की हुई साइड और ट्राइंगल की साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल है। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, जो इस फिगर के मुताबिक अगर मैं इसी वाले लेफ्ट वाले पार्ट को लिखूं तो ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है या एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल इसे आप यूँ समझ सकते हो, अभी मैं ज़रा वैल्यू के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 40 डिग्री और ये मेरे पास है, आप ये कह लो 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड करो तो सम कितना हो गया जी? ये हमारे पास यहाँ पर इस सूरत में तो इक्वल आ रहे हैं। ये वैसे मैं एज ए होल कंसेप्ट बता रहा हूँ, कहीं आप ये मिक्स ना कीजिएगा कि ये दोनों तो एंगल इक्वल थे तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू लिखी है। मैं किसी एनी ट्राइंगल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली इस केस के लिए नहीं बता रहा, जनरल फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास 40 डिग्री या 30 डिग्री दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 70। तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो अकेला ही 70 डिग्री होगा। इस तरह से आप कोई से भी ट्राइंगल लेकर आप उसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस कीजिए, उससे आप एक्सटर्नल एंगल ड्रा कीजिए और उसके बाद ऑपोजिट इंटीरियर, ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दोनों का जो सम होता है वो मिलकर जो एक्सटीरियर एंगल के बेटा इक्वल होता है। अब आप देखें कि अगर इस सिचुएशन को कंसीडर करें जैसा कि ये है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर एक एंगल 40 डिग्री का है
तो ज़ाहिर है यहाँ पर दूसरा भी 40 का होगा। अब 40 + 40 कितना हो गया 80, तो ये एक्सटर्नल एंगल 80 डिग्री होगा। यानी एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बेटे इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्सटर्नल एंगल जो हमारे पास कौन है वो 5 है, और उसके अपोजिट इंटरनल एंगल कौन से हैं, ये वाला जो एंगल है ना, ये इसका एडजेसेंट इंटरनल एंगल है। हमने अपोजिट इंटरनल एंगल लेने हैं, और अपोजिट इंटरनल एंगल में 1 आता है और 3 आता है। तो दैट्स वाई आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, अपोजिट इंटरनल एंगल्स। जी बेटे, अब हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल कौन है 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1, ये अपोजिट इंटरनल एंगल 1 और 3 है, 1 है और प्लस आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 3, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेम इसी कॉन्सेप्ट को आप रिपीट करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास बेटे एक्सटर्नल एंगल कौन है वो 6 आ रहा है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल एंगल 6 है, इसके अपोजिट इंटरनल एंगल कौन से हैं 2 और 4। तो दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 6, ये वाला 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 2 और प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल 4, और ये आ जाएगा रिजल्ट नंबर 4। तो आप इन दोनों की रीजन सेम बेटा लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल is the sum of opposite internal angles of a triangle। ये बेटा आप इन दोनों के लिए ही ये आप रीज़न लिख देंगे, क्योंकि दोनों की रीज़न क्या है यहाँ पर सेम बेटा आ रही है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोई भी आप ट्राइंगल लेकर इस फैक्ट को बेटा विद एक्चुअल मेजरमेंट के साथ भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये फैक्ट ऐसे ही होता है। जी बेटा, अब आते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, रिजल्ट 1 2 3 और 4 लाइन्स हमने लिख ली हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आइए हम बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे, मैं इसी लाइन को रीराइट करने लगा हूँ 5 को। तो अब लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि एंगल बेटा 1 किसके इक्वल है 3 के। अब उसके बाद आपके पास जब आप इस लाइन को लिख रहे होंगे तो 5 के बाद क्या आ जाएगा एंगल 1 आ जाएगा। अब देखिए एंगल 1 आ जाएगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए ये इक्वल है बेटे 3 के। तो अब आपने ये करना है, इस 1 की जगह पर इसकी ये वैल्यू 3 इधर पुट कर देंगे, यानी 1 किसके इक्वल है 3 के। तो 1 की जगह पे हम किसको पुट कर देंगे 3 को। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल आ जाएगा 3, और इस 1 की जगह पे ये 3 आ गया, प्लस ये वाला आ जाएगा, और ये भी मेजरमेंट एंगल 3 है। अब मेजरमेंट एंगल 3 और प्लस मेजरमेंट एंगल 3, अब समटाइम स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वो 3 + 3 6 कंसीडर करते हैं, 6 को समझ रहे होते हैं, ऐसे नहीं है। ये बेटा 3 कोई वैल्यू नहीं है कि उसकी मेजरमेंट की वैल्यू, ये तो एंगल का नेम है, एंगल नंबर 3 मतलब एंगल नंबर 3। अब ये हमारे पास जैसे होता है, देखो x + x होता है तो हम इसे 2x लिख लेते हैं, और y + y होता है तो हम इसे 2y लिख लेते हैं। इसी तरह से अब देखो एंगल 3 + एंगल 3, तो ये डबल होगा, ये क्या होगा डबल होगा। कौन डबल हो रहा है एंगल 3, हम इसे लिखेंगे 2 टाइम मेजरमेंट एंगल 3। तो ये एंगल 3 का डबल कर लेंगे, और ये हमारे पास रिजल्ट नंबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब लेकिन इसको लिखते हुए कैसे किन को यूज़ किया हमने, आपने रिजल्ट नंबर 1 को और 3 को मिक्स किया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप लिख देंगे यूजिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 3, 1 और 3 को यूज़ किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जी बेटा, इसमें यूजिंग 1 और 3, 1 और 3 को यूज़ करते हुए ये बेटा हमने रिजल्ट नंबर 5 लिख लिया है। ठीक है, सिमिलरली हमने बेटा इसको लिखना है, सेकंड जो है वो लाइन, इसको आप लिखेंगे यहाँ से। अब आप इसको लिखोगे
मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू, अब ये बेटा आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए 2 किसके इक्वल है, और एंगल 2 ये बेटा हमारे पास एंगल 4 के इक्वल है। तो इसलिए हम इस 2 की जगह पर इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 4 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल 4। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने बेटा 3 + 3 2 टाइम 3 लिखा, इस तरह से मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 2 टाइम ऐड हो रहा है, तो आ जाएगा 2 टाइम मेजरमेंट एंगल 4, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर बेटा आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको अब कैसे लेकर आए हैं, इसके लिए हमने रिजल्ट नंबर 2 को और 4 को यूज़ किया है। ठीक है बेटे, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 2 and 4 जी बेटा। अब उसके बाद जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गए एंगल 5 और एंगल 6 है, अब देखें कि हमने सेंट्रल एंगल बनाना है 5 और 6 बेटा, दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो अब आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल 5 है और मेजरमेंट एंगल 6, दोनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड जब बेटा करते हैं इक्वेशन नंबर आपने 5 और 6 को ऐड करना है, इससे क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 5 और प्लस मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू, और ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम मेजरमेंट एंगल 3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम मेजरमेंट एंगल 4। और ये कैसे आया, इसके लिए हमने ऐड किया है, एडिंग रिजल्ट 5 and 6 को ऐड कर लिया जी बेटा। अब आप एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख लें, मेजरमेंट एंगल 5 है और प्लस आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू, अब 2 दोनों में बेटे कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो बीच में आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 3 और प्लस आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 4 बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखिए फ्रॉम द फिगर, यहाँ से आप फ्रॉम फिगर अब देखिए मेजरमेंट एंगल बेटा ये 5 है हमारे पास और ये 6 है। जब 5 और 6 दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल एंगल क्या बनता है, सेंट्रल एंगल, यानी एंगल AOC बनता है। दैट्स वाई हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल। अब बेटा 3 और 4 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक ये हमारे पास एंगल बेटे 3 है और ये एंगल 4 है। 3 और 4 को जब ऐड किया तो ये टोटल एंगल हमारे पास 3 और 4 का सम आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट एंगल ABC आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास वो रिजल्ट है जो बेटा रिक्वायर्ड था, जो हमने हमारा टू प्रूव था, जो प्रूव करके हमने दिखाना था, वो मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ABC। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटे ये बात प्रूव होती है कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल के मुकाबले में डबल होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने ये थ्योरम नंबर 1 को बेटे आपने जो है वो कंप्लीट करके दिखाना है और सॉल्यूशन इसका बेटा लिखकर दिखाना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ये 8 मार्क्स के लिए बेटा पेपर में आता है, तो ये आपने आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना है और कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है जी बेटा। आई होप आपको ये थ्योरम नंबर 1 समझ आई होगी। बेटा आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।